हाय एवरीवन। अभी आजकल विंटर का सीज़न चल रहा है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो ठंडे की बीमारियों से परेशान हैं। ठंडे में बहुत तरह की बीमारियां ग्रस्त करती रहती हैं आदमी को, जैसे कि सबसे ज़्यादा परेशान लोग रहते हैं सर्दी खांसी बुखार को लेके। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं क्लिनिक में और वो कफ सिरप पीते हैं और उसके बावजूद भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो पाती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन दवाएं हैं जो छोटे बच्चों क्या बड़े से लेकर बच्चे बूढ़े सभी के लिए बेहतरीन असर दिखाती है, जिसमें आपको खांसी सर्दी जो उंगलियां फूल जाती हैं ठंडे के समय में, जिसे फ्रोस्ट बाइट कहते हैं, फिर शरीर में सूजन आ जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाता है, आँखों में लालीपन आ जाता है, कान में दर्द हो जाता है। इन सारे तकलीफ़ों के लिए हमारी पैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन दवाओं से आपका जो कंप्लेन है जो जाड़े के दिनों में हो जाता है वो आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब देखिए कि अगर आप पूछेंगे कि जाड़े के दिनों में ही ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार इस तरह के कंप्लेंट्स, ऐसे तो गर्मी के दिनों में भी होता है लेकिन उसका कारण जो होता है वो धूप होता है, लेकिन यहाँ जो कारण है वो ठंडी है। तो कितना भी अगर कपड़े आप पहन लीजिए, सर को ढक लीजिए, लेकिन फिर भी लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ख़ास बात यह है कि गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में जो दवा ली जाती है तो वो तुरंत असर करती है, जबकि ठंडे के दिनों में जो सर्दी और खांसी हो जाती है उस पर दवाई मतलब अंग्रेजी दवाई जो आप यूज़ करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जो किया जाता है वो जल्दी असर नहीं कर पाती है और लंबे दिनों तक खांसी या सर्दी कंटिन्यू रह जाता है। तो कारण इसका ये है कि इस मौसम में यानी कि ठंडे के दिनों में जो एयर होता है वो डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया है वायरस है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इंक्रीज़ होने लगता है। और ख़ास बात ये है कि इस मौसम में बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है वो कम होता है और वायरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वायरस का जो ट्रीटमेंट है वो किसी भी मेडिसिन से वायरस को नहीं किल किया जा सकता है, यानी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बनी है एलोपैथिक साइड में भी। लेकिन हमारी पैथी में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया पर एक्ट करता हो, क्योंकि हमारी दवा जो काम करती है वो आपकी इम्यून सिस्टम को ही बढ़ा देती है ताकि वो बैक्टीरिया जो है या वायरस जो आपके शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है वो इन्फेक्शन ना क्रिएट कर सके और जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, लेकिन ख़ास बात ये आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारी होम्योपैथी में खांसी के लिए उपयोग की जाती है। तो इस वीडियो में हम खांसी के बारे में ही जानेंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मेडिसिन स्पेशली मैं अपने क्लिनिक पे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी हैं खांसी के लिए तो सारी मेडिसिन जानना ज़रूरी नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में वो मेडिसिन सेलेक्ट करके मैं लाई हूँ जो मैं ज़्यादातर यूज़ अपने क्लिनिकल केसेस के लिए करती हूँ और बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिलता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके मैं आपको बताऊँगी, सिम्टम्स बताती हूँ, जिससे आप आसानी से उस मेडिसिन को अपने क्लिनिक पर उपयोग कर पाइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता एंड आई एम थर्ड जनरेशन होम्योपैथ ऑफ माई फैमिली वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर अंडर बिहार गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर मोर देन 17 ईयर्स। देखिए, होम्योपैथी में जब किसी सिम्टम्स के लिए किसी बीमारी के लिए जब दवा का सिलेक्शन किया जाता है तो वो सिम्टम्स के आधार पे किया जाता है। तो सिम्टम्स कफ के लिए क्या हो सकता है कि कफ में खखार यानी कि एक्सपेक्टोरेशन निकलता है या नहीं निकलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कफ जो है वो दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। तो दोनों के लिए अलग अलग मेडिसिन हो जाती हैं और भी कई सिम्टम्स होते हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि हमें पेशेंट से क्या पूछना है। कि खांसी का पेशेंट है तो सबसे पहले ये दिमाग में रखेंगे कि हम क्या पूछें जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन करने में हमें मदद मिले। तो पेशेंट से हमें पूछना है कि खांसी आपका, पहले तो पूछना है कि खखार आता है कि नहीं आता है, यानी एक्सपेक्टोरेशन उसका होता है कि नहीं होता है।
अगर होता है तो वो आसानी से निकल जाता है या उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। ये 2 सवाल हुआ। अगर ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया तो आप तो पहले पेशेंट से पूछ लीजिए, वो खुद ही सारा बात पहले बता देगा। और जो फर्स्ट आपको टोटलिटी मिला, यानी कि जो पेशेंट खुद से बोला, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं वो तो है ही, सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो आपको मिले वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है। और सेकेंडली मैं आपको जो इतना क्वेश्चन बता रही हूँ वो आपको पूछना है बाद में, पेशेंट के कहने के बाद। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले पूछना है आपको कि खांसी में खखार आता है कि नहीं आता है। उसके बाद खखार का कलर कैसा होता है और उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, गाढ़ा है या पतला आता है, उसमें कोई पार्टिकल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कल ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी जिसने कहा था कि उसमें बुलबुले टाइप के दाने ऐसे दिखते हैं खखार में। तो ये साइलेशिया मेडिसिन को डिनोट करता है। साइलेशिया में इसी तरह का सिम्टम होता है जिसमें खखार में दाने ऐसे, ग्रैन्यूल्स ऐसे पेशेंट बताती है। तो ये भी आपको पूछना ज़रूरी है कि कैसा खखार रहता है। तो कंसिस्टेंसी भी जाननी आपको ज़रूरी है, जो आपके मेडिसिन सिलेक्शन में आपकी मदद करेगा। थर्डली आपको पेशेंट से पूछना है कि जो खांसी आपकी होती है वो किस टाइम में बढ़ता है, यानी सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग है जैसे हीपर सल्फ में होता है, दोपहर के टाइम में बढ़ता है फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोनाइन में होता है, या फिर आपको इवनिंग से स्टार्ट होता है रात तक बढ़ता है, या सुबह सुबह कैलिकार्ड की तरह बढ़ता है। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके मेडिसिन तक आप इजीली पहुंच पाइएगा, और भी सिम्टम्स जब आप चेक कीजिएगा तो आपको मेडिसिन आसानी से मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़ पूछना है। चौथा सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूछने का वो ये है कि खांसी जब आपकी होती है तो वो कितने देर तक रहती है, यानी कंटिन्यू रहती है या फिर थोड़े थोड़े देर पर होकर ख़त्म हो जाता है। तो ये सवाल हुआ। कंटिन्यू अगर रह जाती है तो वो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व हो गया है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो लगातार इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पूरे आपके नोज़ से लेके पूरे अंदर ट्रेकिया से होते हुए पूरे लंग्स तक रहता है। तो इसका मतलब है कि पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड है, इन्फ्लेम्ड है। तो जब इरिटेशन पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में होगा तो टिकलिंग होगी और लगातार कंटिन्यूअस पैरोक्सिज्म रहेगा कफ का। तो ये चीज़ पूछना ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस कफ रहता है या रुक रुक के होता है। ठीक है। पांचवा सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पूछना ही पूछना है, वो ये है कि खांसी जब आपकी होती है तो उसके साथ कोई और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स रहता है क्या, यानी कि खांसते समय आपका यूरिनेशन हो जाता हो, स्टूल हो जाता हो, या पेट में दर्द हो जाता हो, या क्लेविकल में दर्द हो जाता हो। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि खांसने से क्लेविकल में इस रीजन में दर्द हो जाता है। तो इस तरह का सवाल भी आपको पूछना है जो किसी खास मेडिसिन को डिनोट करता है, जो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से मेडिसिन में कहाँ कहाँ पर पेन हो जाता है। तो अगर ये पेशेंट खुद से बता रहा है तो वो तो फर्स्ट आपका डिग्री का सिम्टम हुआ और वो आपको लेना ही है। लेकिन पूछने के बाद भी पेशेंट बताते हैं कि हाँ, खांसी के साथ में मुझे ये तकलीफ़ भी रहती है, जिसे हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स कहते हैं। और कॉन्कोमिटेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है इन द सिलेक्शन ऑफ ए मेडिसिन। उसके बाद जो छठा सवाल आपको पूछना है खांसी से रिलेटेड अपने पेशेंट से, वो ये है कि आपको जब खांसी आती है तो ये आराम कैसे होता है, यानी एम्ब्रिल्युएशन। तो एम्ब्रिल्युएशन जो है यानी आराम जो है, ये पेशेंट बताता है कि हमारा गर्म पानी पीने से होता है या ठंडा पानी पीने से होता है। तो गर्म पानी पीने से बहुत सारी मेडिसिन है जिससे आराम हो जाता है। ठंडा पानी पीने से भी एक आध मेडिसिन है जिससे आराम होता है, फॉर एग्जांपल कॉस्टिकम है। तो इस तरह से आपको सवाल पूछने हैं और उसका जवाब जब पेशेंट आपको देगा तो आपके दिमाग में कुछ मेडिसिन आएंगी जो खास स्थान रखती हैं। उसके बाद आपको पूछना है एग्रेवेशन, यानी कि
क्या चीज़ से आपकी खांसी बढ़ जाती है? कभी कभी पेशेंट बोलता है कि जब भी मैं मीठा खाता हूँ तो खांसी बढ़ जाती है, कभी मैं ठंडे हवा में चला जाता हूँ तो खांसी बढ़ जाती है, या फिर मैं जब पीठ के बल लेटता हूँ तो मेरी खांसी बढ़ जाती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जो जितनी भी सारी सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये खास सिम्टम है जो मेडिसिन को डिनोट करते हैं। तो आपको एग्रेवेशन, एम्ब्रेवेशन और जो टाइमिंग है कफ का, ये ध्यान में रख के मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। अब आते हैं हम मेडिसिन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिकल केसेस के लिए उपयोग करती हूँ।